वेलकम ऑन माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। जहां हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज अपना लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है। तो पहले बात तो ये आती है कि क्या कोई चार्ज पार्टिकल इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग कैसे सकता है। जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है कोई Q और इसके पास में अगर कोई मैग्नेट पड़ा हुआ है तो इस मैग्नेट के कारण क्या इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगा। तो इस मैग्नेट के कारण, इस चुंबक के कारण इस चार्ज पार्टिकल आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि जो पड़ा हुआ चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो चुंबक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, विराम अवस्था में होता है, तब उसके और किसी मैग्नेट के बीच में कोई अंतर क्रिया नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल गति करना स्टार्ट करता है एक मैग्नेट के पास में, एक मैग्नेट बोल दो, क्या एक वायर बोल दो, कुछ भी बोल दो, मान लेते हैं वायर, एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। उसके पैरेलल के अंदर एक चार्ज है, इसे इस दिशा में v वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया। तो क्या होगा, ये जो करंट कैरिंग वायर था और ये जो चार्ज पार्टिकल था, इन दोनों के बीच में फोर्स फील होता है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स फील होता है। तो फोर्स फील होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि फील्ड हमेशा सेम होनी चाहिए। अंतर क्रिया, दो बलों की अंतर क्रिया या दो क्षेत्रों की अंतर क्रिया के लिए दोनों क्षेत्र समान होने चाहिए। फोर्स हमेशा लगेगा ग्रेविटी बल, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय बल के बीच में अंतर क्रिया होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के बीच में अंतर क्रिया होगी। या फिर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अंतर क्रिया होगी, इंटररिएक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र, तो हमेशा बल लगने के लिए दोनों जो फील्ड होते हैं वो दोनों फील्ड अगर सेम होंगे तो ही बल लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल गति कर रहा था, इस गते हुए पार्टिकल पर इस वायर के कारण क्या हुआ, फोर्स फील हुआ। तो ये फोर्स फील क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का काम तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड की रिएक्शन होने वाली नहीं है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई अंतर क्रिया नहीं होनी थी, जैसा कि पीछे अभी हमने मैग्नेट और एक रेस्ट चार्ज के बीच में देखा। लेकिन कहा जाता है कि जब चार्ज गति करना स्टार्ट कर देता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाती है और उसे कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना ये शुरू कर देता है चार्ज पार्टिकल। गति करता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और एक करंट कैरिंग वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इस कारण से इन दोनों के बीच में अंतर क्रिया हो रही है, यानी कि गति करता हुआ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मेन बात ये थी कि गति करता हुआ पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन करता हुआ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आओ बात करते हैं कि जो मोशन करता हुआ पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर कितना फोर्स फील होता है। तो उसके लिए बोला जाता है कि जैसे किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किसी वायर के कारण
मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ क्रॉस वाला आएगा, यहाँ डॉट वाला आएगा। अरे इस वायर के कारण अंगूठा धारा की दिशा में, पॉइंट की दिशा में, अंगुलियां तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा धारा की दिशा में, पॉइंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला। तो यहाँ पर अंदर वाला और यहाँ पर बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो कहा जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल जो गति कर रहा है उस पर जो लगने वाला बल होता है वो बल V क्रॉस B के अनुसार लगता है। इसका जो लगने वाला बल होता है ये बल चार्ज की मात्रा पर भी डिपेंड करता है कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ये इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना तेजी से जा रहा है, कितना धीरे धीरे जा रहा है, और ये यहाँ पर जो उपस्थित मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ से एक चीज देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल है, ये चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल V क्रॉस B से उत्पन्न हो रहा है। V क्रॉस B यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब कोई वेक्टर A क्रॉस B से उत्पन्न होता है, A क्रॉस B से उत्पन्न होता है, तो ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये A के भी परपेंडिकुलर होता है और ये B के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इस पर लगने वाला जो बल होगा, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो बल होगा, ये लगने वाला बल परपेंडिकुलर होगा किसके? लगने वाला बल परपेंडिकुलर होगा V के भी, और लगने वाला बल परपेंडिकुलर होगा B के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर कि जो बल लगता है वो वेग के भी लंबवत लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी परपेंडिकुलर या लंबवत ही लगता है। और इसको निकालते कैसे? इसको या तो इसके लिए दो तीन नियम, अलग अलग नियम दिए हुए हैं। या तो आप वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हो A क्रॉस B करके कि वेक्टर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उससे निकाल सकते हो। या फिर आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो। अच्छा, इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसका मान, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो फिर क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पर आएगा V B साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन, और डॉट हटता है तो कोस आता है। तो क्रॉस की जगह पर क्या जाएगा? साइन थीटा। और ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? ये साइन थीटा एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज की वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, उसके बीच का एंगल। जैसे कि मैं बोलूं किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वाला है, ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर को चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा कोण पर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर जा रहा है। तो ये जो एंगल होता है साइन थीटा, ये एंगल क्या होता है? थीटा, एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहां से एक चीज बोली जा सकती है, अगर इस थीटा का मान 0 हुआ, इस थीटा का मान 0 डिग्री हुआ, यानी कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही गति कर रहा है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो क्या इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल, कोई आवेशित कण अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन इनके बीच का
एंगल थीटा है, इस कारण से इनके बीच का लगने वाला फोर्स 0 होगा, लेकिन उसका इसके द्वारा चार्ज पार्टिकल द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। अगर थीटा का मान 180 होगा तो भी ऐसा ही सेम आएगा, सेम थीटा अगर 0 और 180 होता है तो फोर्स का मान 0 आता है। अगर पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा हो, यानी पार्टिकल v जो है वेलोसिटी 0 हो तो भी बल 0 हो सकता है, q 0 हो तो भी 0, ये तो नॉर्मल सी बात है। अरे अगर मोशन ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करेगा तो उस पर बल काहे का लगेगा। या मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है तो कोई यहाँ पर फील्ड ही नहीं है, तो ये गति करने के साथ में किसके साथ अंतर क्रिया करेगा। और ये लिखा जाता है कि फोर्स कब कब 0 हो सकता है, एफ 0 की कंडीशन लिखी जाती है कि q 0, अगर चार्ज ही 0 होगा तो चार्ज के द्वारा प्रॉपर्टी ही उत्पन्न नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ही नहीं लगेगा। सेकेंड वेलोसिटी 0, अगर पार्टिकल गति ही नहीं कर रहा है तो गति ही नहीं कर रहा है तो फोर्स कैसे आ जाएगा, क्योंकि गति नहीं कर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगा इसके द्वारा तो इस पर बल ही क्यों लगेगा। थर्ड, यदि बाह्य जो बल, जो बाह्य चुंबक क्षेत्र है वो अगर 0 हो जाए, अगर वो ही 0 हो जाएगा तो ये अंतर क्रिया करेगा किसके साथ में, तो इसके कारण भी फोर्स 0। तो फोर्स 0 कब कब हो सकता है, या तो q 0 हो, या v 0 हो, या v 0 हो, या फिर थीटा का मान 0 और 180 हो। तो ये कंडीशंस आती है जब इस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर मोशन करता है तो उस पर लगने वाला बल q u b sin थीटा होता है। उस पर लगने वाला बल कितना होता है, q u b sin थीटा होता है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका, इस पर बल किधर लगेगा, बल का डायरेक्शन किधर होगा। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले बल की डायरेक्शन किधर होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा हो। तो अब देखते हैं बल पर बल की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन एक तो ऐसे निकाल सकते हो आप, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा। तो बल की दिशा कैसे लिख सकते हो, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और पार्टिकल मोशन इधर कर रहा हो, एक ही प्लेन की बात है, एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल मोशन इधर कर रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो वेक्टर जो F आएगा वो V क्रॉस B से आएगा, V क्रॉस B यानी कि ऊपर की तरफ। अरे वेक्टर रूल होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, स्क्रू रूल भी जिसे बोलते हैं, कि स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो उसके कारण बल बाहर की तरफ लगता है, अरे स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो बल बाहर की तरफ। तो V से हमें कहां से कहां तक जाना है, V से B तक। तो V से B तक जाएंगे तो अंगुलियां इधर आएंगी, तो अंगूठा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा F, वो फोर्स आएगा डॉट वाला, यानी कि बाहर वाला। और यदि ऐसा कंडीशन हो, V इधर हो, B इधर हो और एंगल थीटा हो, तो मैं एंगल किधर से किधर मापने जाऊंगा, और ये जो एंगल होता है दोनों के बीच का साइन थीटा, वो V से B की तरफ जाता है। तो मैं V से B की तरफ जाऊंगा, V से B की तरफ अंगुलियां ले जाऊंगा तो अंगूठा जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ वाला फोर्स आएगा, क्रॉस वाला फोर्स आएगा। या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ये तो होता है पहला रूल, स्क्रू रूल भी जिसे बोलते हैं, या वेक्टर रूल जिसे बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर हम वो निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड
रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अंगूठे को रखना है बल की दिशा में, इस फर्स्ट फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये जो सेंटर फिंगर है इसको दिखाना है करंट की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर इसको ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, ऐसे बना दो, हाँ यूं ठीक रहेगा। तो इसको कैसे बनाओ, ये एक अंगुली ये वाली, इसके साथ में इसके परपेंडिकुलर ये अंगुली ये वाली, और ये अंगूठा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हो गया एफ, ये हो गया बी, ये हो गया आई, एफ बी आई। तो ये तो होगा, तो फर्स्ट फिंगर होगी, फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर रखना फर्स्ट फिंगर को। ये जो सेंटर फिंगर होगी, इसको रखना है आई की डायरेक्शन में, या फिर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेग की दिशा। और जो थंब बता देगा, फिर थंब बता देगा फोर्स की डायरेक्शन को, कि बल किधर लग रहा है किसी पार्टिकल पर। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है इस अंगुली को, गति की दिशा में रखना है इस अंगुली को। तो फिर ये जो थंब होगा ये बता देगा फोर्स की डायरेक्शन को। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला बना देता हूं, और एक चार्ज पार्टिकल Q बी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो इसके लिए फ्लेमिंग साहब ने कहा कि आपको फर्स्ट फिंगर जो है वो रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो पहली जो फिंगर है फर्स्ट फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो। सेंटर वाली यानी कि ये वाली अंगुली है, इसको गति की डायरेक्शन, गति किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ रख दो। और फिर अंगूठे को फैला दो, जिधर अंगूठा जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी अंगूठा इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी पार्टिकल इधर की तरफ मोशन करेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। या फिर अपन इससे कर सकते हैं अपने से कि V इधर है, लेकिन इसके अंदर तो देखो V ऊपर की तरफ है, V ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो B से V की तरफ तो अंगूठा फोर्स, V मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो V से B अंगूठा फोर्स, तो ये फोर्स की दिशा इधर आ जाएगी। या फिर इन तीनों से सबसे इन दोनों से एक अच्छा रूल होता है, उसको बोल सकते हो आप अपना दायां हाथ का नियम, अपने खुद के दाएं हाथ का नियम बना लिया। ये नियम किसके लिए वैलिड है, ये नियम हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने या फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम आराम से वैलिड हो जाता है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, अंगुलियां यूं 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 होने में, करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इस वाले नियम के अनुसार जो फिंगर होती है, अंगुलियां जो होती है, वो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंगूठा जो होता है थंब, वो जाता है वेलोसिटी की दिशा में, वेग की दिशा में। और फिर उसके बाद में जो पाम होती है, हथेली जो होती है, हथेली
इसे बोल देते हैं अंगुली, इसे बोल देते हैं अंगूठा, और इसे बोल देते हैं हथेली। तो हथेली बता देगी फोर्स की डायरेक्शन को। कैसे? जैसे कि राइट हैंड के लिए पहले तो फिंगर बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अंगूठा बताना है गति की दिशा में, तो अंगूठा गति यानी कि ऊपर हो रही है तो गति की दिशा ऊपर की तरफ। तो इस पर लगने वाला जो पाम हथेली फोर्स होगा वो हथेली की डायरेक्शन, हथेली इधर की तरफ जा रही है, हथेली इधर नहीं इधर होती है, तो हथेली इधर जा रही है, तो हथेली कई इधर फोर्स लगा देते हैं। हथेली समझ में नहीं आती कईयों की कि हथेली तो इधर होती है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स उधर लगेगा। इसको और एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं, इसके लिए और एग्जांपल करते हैं। तो ये 3 रूल हो सकते हैं। बोर्ड के हिसाब से ये वाला रूल वैलिड है, ऑब्जेक्टिव नीट जेई के हिसाब से ये वाला परफेक्ट होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए भी ये वाला परफेक्ट होता है, टपाक से डायरेक्शन में बल आराम से लग जाता है, तो ये सबसे वाला बेस्ट होता है। लेकिन बोर्ड के हिसाब से ये लिखना होता है। तो अब आओ बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस पर कोई पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, तो उस पर बल इधर लगेगा, इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। तो देखो इस वाले नियम से जाऊं तो फिंगर्स को ले जाना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पार्टिकल को ले जाना है वेलोसिटी को अंगूठे की दिशा में, तो बल आएगा अंदर की तरफ, यानी इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स अंदर की तरफ वाला आएगा। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंगूठा गति की दिशा में, तो इस पर लगने वाला बल ये आ जाएगा। यदि ये वाले रूल जो होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल के लिए बने होते हैं, या धारा की दिशा, जिधर पॉजिटिव पार्टिकल जाते हैं उधर ही धारा की दिशा होती है, उनके लिए लगते हैं। यदि नेगेटिव पार्टिकल की बात आए ना तो हमें सिनेरियो बदल देना है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर अगर नेगेटिव पार्टिकल होता तो क्या होता, तो पहले हमें पॉजिटिव के लिए निकालना है कि धारा मैग्नेटिक फील्ड इधर, गति की दिशा इधर, तो पॉजिटिव पर बल लगता है अंदर की तरफ, तो नेगेटिव पर लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव में धारा की दिशा इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो नेगेटिव पर बल बाहर लगेगा। अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो उस पर बल बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि पॉजिटिव के अपोजिट निकालना, हमेशा पॉजिटिव का है, पॉजिटिव के अपोजिट कर दो नेगेटिव को। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं, तो एक पार्टिकल डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, चार्ज इसका क्यू चार्ज का एक पार्टिकल इससे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा या किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो बी बाहर की तरफ, तो अंगुलियां बाहर की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ, गति की दिशा इधर की तरफ, गति की दिशा इधर की तरफ, तो इस पर बल नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, गति कर रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ गति कर रहा है इधर, तो बल लगेगा नीचे की तरफ, तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये आ जाएगा फोर्स। तो ऐसे आप अलग अलग के लिए फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसके वो निकाल लेना। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल, और उसका मान कितना होता है, बल का मान होता है Q V क्रॉस B या फिर Q U V साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा V और B के बीच का एंगल होता है, ये होता है Q U V साइन थीटा। अब देखो इसकी गति से रिलेटेड एक पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेडियस कवर करता है ये पार्टिकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो उस पर लगातार बल लगता रहेगा। अगर वो
बल कब लगेगा? जब थीटा का मान 0 ना हो, क्यू वी का मान 0 ना हो, तब उस पर बल लगता रहेगा। मान लिया किसी डायरेक्शन पर, किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल Q अगर एंटर करेगा v वेलोसिटी के साथ में, कोई चार्ज पार्टिकल Q एंटर करेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला बल होगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, गति की दिशा ऊपर की तरफ, तो बल लगेगा इस पर इधर की तरफ। तो इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। जैसे ही फोर्स लगेगा, ये पार्टिकल क्या होगा? इधर की तरफ घूमना कोशिश करेगा। फिर जब ये यहां पहुंच जाएगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, गति की डायरेक्शन इधर, तो नीचे की तरफ। तो जब ये यहां पहुंच जाएगा, मान लिया ये यहां पहुंच गया, अब इस पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, गति की दिशा आगे की तरफ, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा इस पर नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर उसके कारण ये क्या करेगा? ऐसा और नीचे की तरफ आएगा। जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, गति की दिशा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, गति की दिशा नीचे की तरफ, तो फिर इस पर फोर्स लगेगा इधर वाला है, फिर इसके कारण और नीचे जाएगा ये, तो और नीचे से जाते जाते क्या करेगा? ये एक सर्कल का रूप ले लेगा, ये वाला पार्टिकल एक सर्कल का रूप ले लेगा, ऐसे एक सर्कल का रूप ले लेगा, जिस पर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहेगा। फोर्स हमेशा, वेलोसिटी तो क्या होगी? टेंजेंट के अलोंग होगी, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगी, और फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा? एक सर्कल के रूप में घूमेगा। अब सर्कल के रूप में घूमेगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। अब सर्कल के अंदर घूमने के लिए, जैसे कोई भी पार्टिकल दुनिया का अगर सर्कल के अंदर घूमता है, तो उस पर सर्कल के अंदर घूमने के लिए एक बल तो चाहिए जो उसको सर्कल में घुमाए, तो दूसरा बल वो चाहिए जो इस बल को बैलेंस कर सके। अगर इस बल को सोचो, अगर बैलेंस नहीं किया जाता, इसको बैलेंस नहीं किया जाता, तो फोर्स अंदर की ओर होने के कारण ये पार्टिकल तो सेंटर पर जाके गिर जाएगा धीरे धीरे। अरे फोर्स अंदर के होने के कारण ये पार्टिकल सेंटर पे जाके गिर जाएगा, लेकिन ये पार्टिकल तो हमेशा सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो सर्कुलर पाथ में अगर किसी पार्टिकल को मोशन करना है, किसी भी पार्टिकल को, दुनिया के किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करना होता है, तो उसके लिए दो बल जिम्मेदार होते हैं। एक बल जो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे कहा जाता है जो मतलब कि जिम्मेदार होता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अगर मैं बोलूँ कि कोई रस्सी है, उस रस्सी से मैं किसी पार्टिकल को घुमाऊंगा, तो उस पर टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अगर मैं बोलूँ कि सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसको अंदर की तरफ गति कराने वाला बल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया का सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके लिए एक बल तो हमेशा सेंटर की ओर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बल हमेशा बाहर की तरफ होता है, स्यूडो फोर्स जिसे बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, जो इस अंदर की तरफ बल लगने वाले बल को बैलेंस करता है। स्यूडो फोर्स आता है हमेशा सर्कुलर मोशन में, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहे होते हैं उन सभी को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल के ऊपर जो स्यूडो फोर्स होगा वो होगा mv²/r, यहाँ पर भी होगा mv²/r, यहाँ पर भी होगा mv²/r। ये स्यूडो फोर्स की वेलोसिटी के कारण आता है, तो mv²/r आता है। चाहे कोई सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, चाहे एक मास के चारों तरफ कोई दूसरा मास
चारों तरफ मोशन कर रहा हो, सभी के अंदर ऐसा होता है कि एक बल तो अंदर की तरफ होता है और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस प्रकार से कोई भी पार्टिकल जो होता है सर्कुलर मोशन करता है। तो अब देखो, जब एक बल जो होगा केंद्र की तरफ लगेगा, कौन सा, QUB, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो लगेगा अंदर की तरफ, उसको बैलेंस कौन करेगा, स्यूडो फोर्स, उसको बैलेंस करेगा स्यूडो फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड आएगा QUB। देखो साइन थीटा का मान यहाँ पर 90 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पार्टिकल मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान तो आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, तो सॉरी थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो QUB डायरेक्ट लिखा जा सकता है। स्यूडो फोर्स होगा mv²/r के बराबर होगा। तो यहां से में एक बी से एक भी कट जाएगा, तो R = mv/QB बोल सकता हूं। यानी इसका जो रेडियस होगा, इस पार्टिकल का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की त्रिज्या कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, R = mv/QB। किसी भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल m मास का q चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो उसकी रेडियस जो होती है वो रेडियस होती है mv/QB। अच्छा यहाँ से एक चीज देखो, mv का मतलब क्या होता है, मोमेंटम या समवेग, तो इसे p/QB भी बोला जा सकता है। और काइनेटिक एनर्जी = होता है p²/2m। कोई गति करता हुआ पार्टिकल होता है, उसकी गतिज ऊर्जा p²/2m होती है। तो यहाँ से p का मान √2m काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। तो p का मान √2m काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है अपॉन mv, ये हो सकता है। या फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल q पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v में मोशन करता है, तो उसके द्वारा कार्य जो होता है वो होता है q डेल्टा v। ये डेल्टा v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और किया गया कार्य बताता है किसको, काइनेटिक एनर्जी में चेंज को। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं QdV भी लिख सकता हूं। तो ये आ जाते हैं रेडियस के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्म के अंदर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, मोमेंटम की फॉर्म में, ये mv की फॉर्म में जो रेडियस होगी r, उसके अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये होता है रेडियस। अच्छा, जो रेडियस हो गया, तो जिस पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम = टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब कुल तय की गई दूरी बट्टा वेग या चाप। तो कुल कितनी दूरी करते हैं इसमें, 2πr, तो कुल दूरी हो गई 2πr, और v वेग से गति तो 2πr/v। तो 2πr की जगह पर मैं लिख सकता हूं mv/QB/v, तो v से कट जाएगा v, यानी कि आ जाएगा 2πm/QB। यानी कि एक चीज बोली जा सकती है कि कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड t उसकी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो ये तो तेजी से गति करना चाहिए ना, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो तेजी से गति करके सर्कल कंप्लीट करना चाहिए ताकि टी का मान कम आ सके। ये बात सही है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उसी अंतराल में रेडियस भी बढ़ जाएगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ाते उसी अंतराल में रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो दिया गया टाइम हमेशा सेम रहेगा, तो वेलोसिटी बढ़ाने पर टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं
एग्जांपल तो ये होता है कि जैसे क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में तीन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मोशन कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ में, सेम वेलोसिटी के साथ में। तो इनमें आपको पहचानना है कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है। एक पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ, एक पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट, एक पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ और एक पार्टिकल जा रहा है इधर। ये तीन पार्टिकल जा रहे हैं, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल अल्फा है। अगर मैं इसको ए, बी, सी और डी बोल देता हूं तो आपको पहचानना है कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है। अच्छा, इसको बी नहीं बोल के ई बोल देते हैं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। तो देखो, अगर मैं जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में गति करता, ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं, सभी के सभी इधर की तरफ ही गति कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला गति कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव पर तो बल लगेगा इधर की तरफ, और पॉजिटिव के विपरीत दिशा में बल लगेगा इधर की तरफ। यानी नेगेटिव वालों पर तो बल लगेगा, नेगेटिव तो आएंगे इधर की तरफ, पॉजिटिव जाएंगे उधर की तरफ। नेगेटिव कौन सा? इलेक्ट्रॉन। तो डी वाला तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इधर वाले दोनों हो गए पॉजिटिव पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता, जिसके लिए Q का मान 0 हो उसके लिए फोर्स का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल सीधा जा रहा है, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये कौन सा हो सकता है? ये न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई बल ही नहीं लगेगा। अब आओ बात करते हैं इन दोनों की कि इनमें से प्रोटॉन कौन है, अल्फा पार्टिकल कौन है। तो रेडियस जो होती है वो होती है m/v QB सॉरी। तो अगर वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास बटा चार्ज की, किसका मास ज्यादा होगा। अब देखो, प्रोटॉन जो होता है उसके लिए मास तो होता है 1 AMU और इसका चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 AMU के बराबर और इसका जो चार्ज होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक चीज देखो, R का मान प्रोटॉन और R का मान अल्फा की बात करता हूं, तो प्रोटॉन के लिए तो क्या जाएगा 1/1, अल्फा के लिए कितना जाएगा 4/2, यानी कि अंतराल कितना जाएगा 1/2, यानी R रेडियस किसकी ज्यादा होगी? अरे इसके लिए 2/1 है, इसके लिए 1/1 है, तो अल्फा वाले की रेडियस ज्यादा आ जाएगी प्रोटॉन वाले से, रेडियस इसी की ज्यादा, ये ज्यादा दूर जा रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद में ये बहुत है यहाँ तक का, फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलते हैं। धन्यवाद।